नमस्कार, मैं लुकेश्वर साहू, अतिथि शिक्षक, छत्तीसगढ़ी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ी का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी साहित्य का काल निर्धारण। छत्तीसगढ़ी साहित्य का काल निर्धारण। छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी की दुहिता अर्थात बेटी एवं अवधी की सहोदरा अर्थात बहन है। छत्तीसगढ़ी और अवधी दोनों का जन्म अर्धमागधी के गर्भ से आज से लगभग 1156 वर्ष पूर्व 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। इस एक सहस्त्र वर्ष के सुदीर्घ अंतराल में छत्तीसगढ़ी और अवधी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव भी पड़े तथा इनका स्वरूप पर्याप्त परिवर्तित हो गया। भाषाभाषियों की दृष्टि से आज छत्तीसगढ़ी भाषियों की संख्या अवधी की अपेक्षा कहीं अधिक है। भाषा और साहित्य परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस दृष्टि से किसी भी भाषा के साहित्य के विकास की रेखाएं भाषा विकास की सहगामिनी होती हैं, किंतु छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास की रेखाएं अतीत में सुस्पष्ट नहीं हैं। इसका कारण यह नहीं है कि छत्तीसगढ़ साहित्य सृजन की दृष्टि से बंजर रहा है, यद्यपि यह तो महान साहित्य सृष्टाओं और कर्मियों की भूमि रही है। यह बहुत संभव है कि संस्कृत भाषा की लोकोत्तर प्रतिष्ठा के कारण यहाँ के लेखकों ने संस्कृत में ही अपनी अभिव्यक्ति की तथा आंचलिक भाषा के प्रति उदासीन रहे। जब 16वीं शताब्दी में काव्य रचना करने वाले कठिन काव्य के प्रेत केशवदास को भी लोक भाषा में कविता करने के कारण ग्लानि का अनुभव करना पड़ा, तब यहाँ के साहित्यकारों की मन स्थिति का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। यही कारण है कि हमें छत्तीसगढ़ी के अतीतकालीन साहित्य के अधिक उदाहरण नहीं मिलते, तथापि हमारे पास ऐसे प्रमाणों की कमी नहीं है कि हमें छत्तीसगढ़ी साहित्य को कुछ 100 वर्षों तक ही सीमित कर देना पड़े। छत्तीसगढ़ी में रचित साहित्य की परंपरा का आरंभ भी लगभग 1000 वर्ष पूर्ण हो चुका था। यह बात दूसरी है कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में साहित्य का सृजन नहीं हुआ है। फिर भी विभिन्न कालों में रचित साहित्य के पुष्ट प्रमाण आज भी हमें उपलब्ध है। इस 1000 वर्ष की साहित्यिक परंपरा को विभिन्न युगों की विशिष्ट प्रवृत्तियों के अनुरूप निम्नतः विभाजित किया जा सकता है। पहला गाथा युग सन 1000 से 1500 ईस्वी तक, दूसरा भक्ति युग सन 1500 से 1900 ईस्वी तक और तीसरा आधुनिक युग सन 1900 ईस्वी से आज तक। छत्तीसगढ़ी साहित्य के इतिहास के नामकरण में हमने प्रवृत्ति के अनुरूप दृष्टिकोण ग्रहण किया है। इसका काल अनुरूप विभाजन भी आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में किया जा सकता है। प्रवृत्ति रूप नामकरण को देखकर या नहीं सोचना चाहिए कि किसी युग में किसी विशिष्ट प्रवृत्ति से युक्त साहित्य की ही रचना की जाती थी तथा अन्य प्रकार की रचनाओं का उस युग में एकांत अभाव था। असल में विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार की रचनाएं हुई हैं, पर यह नामकरण किसी प्रवृत्ति की सापेक्ष अधिकता को दृष्टि में रखकर किया गया है। यह भी दृश्य है कि अनेक अन्य भारतीय आर्य भाषाओं की भांति ही छत्तीसगढ़ी में भी मध्य युग तक केवल पद्यात्मक रचनाएं ही हुई हैं। इन विभिन्न युगों में रचे गए साहित्य पर क्रमिक रूप से विचार किया जाएगा। अभी देखेंगे आदिकाल, गाथा युग। इतिहास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ी के आदिकाल गाथा युग को कहा जा सकता है। ऐसे तो महाभारत में 5000 वर्ष पूर्व का छत्तीसगढ़ी अन्य प्रमुख राज्यों के साथ चित्रित है तथा यहाँ 2000 वर्ष पूर्व की समृद्ध संस्कृति के प्रमाण भी मिलते हैं। तथापि गाथा युग की सामाजिक राजनीतिक स्थिति भी आदर्श मानी जा सकती है। गाथा युग के पूर्व छत्तीसगढ़ में पाली भाषा का विशेष प्रचार हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र माना जाता था तथा प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने यहीं बैठकर अपने चिंतन आरंभ सूत्र खोजे थे।
बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही कुछ राजनीतिक उलटफेर भी हुए तथा गाथा युग के प्रारंभ में सन 875 ईस्वी के लगभग चेदिस कोकल के पुत्र कलिंगराज ने इसे पुनः सव्यवस्था प्रदान की। सन 1000 से 1500 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ी में अनेकानेक गाथाओं की रचना हुई, जिनमें प्रेम और वीरता का अपूर्व विन्यास हुआ है। यद्यपि इन गाथाओं की लिपिबद्ध परंपरा नहीं रही है तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से अभिरक्षित होते आई है। इस काल में घटी घटनाओं का वर्णन यहाँ इतने जीवंत रूप में हुआ है कि जिसके आधार पर इनका काल निर्धारण किया जा सकता है। आधुनिक युग के पूर्वार्ध में ही इन गाथाओं को लिपिबद्ध किया जा सकता है तथा इनकी जानकारी दयाशंकर शुक्ल के माध्यम से प्राप्त हुई है। इन गाथाओं को इस युग की रचना मानने की कुछ वैज्ञानिक कारण भी हुए। इनकी भाषा अनेकानेक परिष्करण के बावजूद अपने अनूठे आर्स प्रयोग से युक्त हैं। इन गाथाओं के आधार पर ही इस युग को गाथा युग कहा गया है। विषयों के अनुसार इन गाथाओं का विवेचन प्रेम प्रधान, पौराणिक और धार्मिक गाथाओं के रूप में किया जा सकता है। प्रेम प्रधान गाथाएं। छत्तीसगढ़ी की प्राचीन प्रेम प्रधान गाथाओं में अहिमन रानी, केवला रानी, रेवा रानी और राजा वीर सिंह की गाथाएं प्रमुख है। इन गाथाओं का आकार पर्याप्त दीर्घ है। इनके वस्तु विन्यास तथा घटनाक्रम के नियोजन का शैली हिंदी के वीर गाथाकालीन ग्रंथों की शैली का स्मरण करा देती है। यद्यपि जयशंकर शुक्ल ने अपने ग्रंथ छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन में इनका विवेचन किया है, तथापि इनका मूल अंश बहुत अल्प मात्रा में दिया गया है। लोक गाथाकार इन गाथाओं को 3 से 5 दिनों में सुनाकर पूर्ण करते हैं। ऐसे पृथुल स्वरूप के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये गाथाएं प्रारंभ में प्रबंध काव्य की शैली पर रची होगी। ये सभी गाथाएं नारी प्रधान है तथा नारी जीवन के असहाय और दुखपूर्ण पक्षों पर प्रकाश डालती है। ये सभी गाथाएं उपयुक्त प्रवृत्तियों के अतिरिक्त मंत्र तंत्र तथा परलौकिक शक्तियों का भी बड़े विस्तार से चित्रण करती है। धार्मिक और पौराणिक गाथाएं। यद्यपि छत्तीसगढ़ी की प्रायः सभी गाथाओं में धार्मिक सूत्र अभिनिविष्ट हैं, तथापि फूलबासन और पंडवानी में विशिष्ट पौराणिक पात्रों का स्वचलता पूर्वक नियोजन किया गया है। फूलबासन में सीता और लक्ष्मण की कथा है, जिसमें सीता लक्ष्मण से स्वप्न में देखे गए फूलबासन नामक फूल लाने का अनुरोध करती हैं। लक्ष्मण अनेक कठिनाइयों को पार करने के उपरांत पूर्ण काम होकर वापस लौटते हैं। यहाँ यद्यपि पात्रों का नियोजन प्राचीन है, तथापि घटनाक्रम पूर्णतया स्वच्छल है। इसी स्थल पर हिंदी के उन सूफी कवियों की स्मृति भी हो जाती है, जिन्होंने अपने मत विशेष के प्रचार के लिए हिंदुओं और पौराणिक कथाओं का स्वच्छल नियोजन किया था। ठीक ऐसे ही स्वच्छल दृष्टि पंडवानी की रचना में दिखाई देती है। इसमें पांडवों की कथा के आलंबन से हरतालिका व्रत या तीज के अवसर पर द्रौपदी के मायके जाने की अमिट साध के माध्यम से छत्तीसगढ़ की नारी की शाश्वत आकांक्षा का चित्रण किया गया है। द्रौपदी के अनुरोध पर अर्जुन उसे मायके पहुंचाने के लिए तैयार तो होते हैं, किंतु मार्ग में ही उन्हें बंदी बना लिया जाता है। अनेकानेक घटनाक्रमों के माध्यम से यह कथा आगे बढ़ती है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि यह जिन घटनाओं का अन्वयन किया गया है वे पौराणिक नहीं हैं तथा इनके माध्यम से भी लोक जीवन का मौलिक साधों का ही वर्णन किया गया है। दूसरा है मध्यकाल भक्ति युग। सन 1500 से 1900 तक का युग छत्तीसगढ़ी की दृष्टि से राजनीतिक उलटफेर और अशांति का युग रहा है। मध्यकाल के प्रारंभ में ही छत्तीसगढ़ पर बाहरी नरेशों का आक्रमण होने लगे थे तथा संभवतः छत्तीसगढ़ी पर मुसलमानों का सर्वप्रथम आक्रमण रतनपुर के राजा बहारेंद्र के काल में सन 1536 ईस्वी में हुआ था। इस युग की साहित्यिक चर्या मूलतः 3 धाराओं में प्रवाहित होती है। पहली धारा गाथा युग की गाथा
परंपरा से विकसित गाथाओं की है। दूसरी धारा धार्मिक और सामाजिक गीतों की है तथा तीसरी धारा स्फुट रचनाओं की है जिनमें अनेकानेक भावनाएं व्यंजित है। मध्य युग की वीर गाथाएं। मध्य युग की वीर गाथाओं में फूल कुंवर, देवी गाथा और कल्याण साय की गाथाएं प्रमुख है। इनके अतिरिक्त गोपल्ला गीत, रायसी के पवारा, ढोला मारू और नगेसर कैना के नाम से प्रचलित लघु कथाएं भी विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय हैं। लोरिक चंदनी, सरबन गीत और बोधरू गीत की शैली भी इन्हीं लोक गाथाओं के समान है। फूल कुंवर की गाथा में वीरांगना फूल कुंवर के मुसलमानों से किए गए युद्ध का चित्रण किया गया है। यद्यपि गाथा में फूल कुंवर को राजा जगत की पुत्री बताया गया है, तथापि इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। गाथा में जिस प्रकार फूल कुंवर की पराक्रम चित्रण है, वह झांसी की रानी की वीरता के मुकाबले कम नहीं है। कल्याण साय की गाथा में रतनपुर के साम्राज्य बहरेंद्र के पुत्र कल्याण साय की वीरता का आकलन किया गया है। राजा कल्याण साय मुगल सम्राट जहांगीर का समकालीन था। इस गाथा में कल्याण साय की वीरता, गोपाल राय का शौर्य भी व्यंजित हुआ है। गोपल्ला गीत में भी इसी कथानक का उपयोग किया गया है। यह सभी गाथाएं प्रबंध काव्य की शैली में लिखी गई हैं तथा इसमें मध्य युग की प्रायः सभी कथानक रूढ़ियों का परिपाक हुआ है। धार्मिक एवं सामाजिक गीत धारा। छत्तीसगढ़ी के मध्य युग की धार्मिक और सामाजिक गीत धारा का समारंभ कबीर प्रभावित आंचलिक संप्रदायों एवं पंथों के माध्यम से होता है। इनमें कबीर पंथ की छत्तीसगढ़ी शाखा तथा सतनाम पंथ प्रसिद्ध हैं। इस युग की जनपदीय संस्कृति के उत्थान में इन दोनों पंथों ने अत्यधिक योगदान दिए हैं तथा इनके साथ ही इन्हीं पंथों के माध्यम से निर्गुण मतावलंबी रचनाएं भी प्रचुरता से उत्कृष्ट हुई हैं। कबीर पंथ का निर्माण कबीरदास के शिष्य धर्मदास की प्रेरणा से हुआ था। छत्तीसगढ़ी में स्थापित कबीर पंथ का योगदान छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास के संदर्भ में इसलिए भी अतिशय महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम लिपिबद्ध स्वरूप प्राप्त करते हैं। संत धर्मदास। संत धर्मदास कबीरदास के पट्ट शिष्य थे। उनका जन्म कसौदा ग्राम में हुआ था। उनका समय 16वीं-17वीं शताब्दी माना जाता है। उन्होंने कवर्धा में कबीर पंथ का शुभारंभ किया था। एक किंवदंती के अनुसार कवर्धा का पूर्व नाम कबीरधाम ही था। यही कबीरधाम आज घिसते घिसते कवर्धा हो गया है। संत धर्मदास के छत्तीसगढ़ी गीत पुष्कल संख्या में छत्तीसगढ़ी जनता के कंठों में बसे हुए हैं। कबीर की वाणी में उच्च वर्गों के प्रति जो आक्रोश व्यक्त हुआ है तथा बाह्य आडंबरों के प्रति जो तीक्ष्ण व्यंग भाव मिलता है, वह संत धर्मदास में अतिशय विरल और विनम्र है। संत धर्मदास में कबीर की आत्मानुभूति, ईश्वरी विरह तथा परम तत्व के साक्षात्कार से उत्पन्न आत्मोत्फुल्लता के भावों का ही अग्रिम विकास हुआ है। इनके अतिरिक्त उनके गीत उच्च कोटि के काव्यात्मक उद्गारों से भी संपृक्त है। यदि हम विविध गाथाओं के रचयिता जन कवियों को छोड़ दे तो संत धर्मदास का गीत साहित्य विपुल है तथा उसमें एक साधक के आध्यात्मिक विकास की समग्र स्थितियों के दर्शन हो जाते हैं। अन्य भक्त कवियों के समान संत धर्मदास भी सद्गुरु को प्रणिपात करते हैं, माया रूपी बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, कानों से ईश्वर की पवित्र नाम का सुधपान करने की अभिलाषी हैं तथा ईश्वर साक्षात्कार के रत्न पदार्थ को प्राप्त करने की आकांक्षी है। स्वर्गीय हरि ठाकुर के अनुसार संत धर्मदास वह पहले कवि हैं जिनके पदों में प्राचीन छत्तीसगढ़ी का स्पष्ट उदाहरण मिलता है, वह भी लोक छंदों में, लोक शैली में। आज से 5 वर्ष पहले धर्मदास ने इन पदों की रचना की। इस बीच उनकी पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां होती रही है। लिपिकारों ने भी अपनी रुचि के अनुसार इन पदों की भाषा के साथ छेड़छाड़ किया होगा, फिर भी उनके पद आज जिस रूप में उपलब्ध हैं वे 16वीं शताब्दी के
छत्तीसगढ़ी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। सतनाम पंथ की रचनाएं। सतनाम पंथ की स्थापना छत्तीसगढ़ के महान संत घासीदास ने की थी। संत घासीदास छत्तीसगढ़ के गिरौद नामक गांव में पैदा हुए तथा किसानी मजदूरी करके जीवन यापन किया करते थे। कहा जाता है कि उनकी भेंट एक बार संत जगजीवन दास से हुई, जिन्होंने उन्हें सतनाम प्रदान किया। मंत्र दीक्षा के बाद संत घासीदास विरक्त हो उठे और घर बार छोड़कर कोमाखान के जंगलों में विलीन हो गए। यहाँ एक तेंदू के वृक्ष के नीचे उन्होंने सतनाम की साधना की और पूर्ण काम होकर वापस लौटे। उनका जीवन आध्यात्मिकता के आलोक से भास्वर हो गया था। समय क्रम में कई ऐसी अलौकिक घटनाएं भी घटी जिनसे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। कहा जाता है कि एक बार संत घासीदास ने सतनाम के प्रभाव से सांप डसे से मरे हुए एक व्यक्ति को जीवित कर दिया था। कालांतर में उनकी जाति के लोगों ने उन्हें गुरु के पद पर अधिष्ठित कर दिया और स्वयं को सतनामी कहा। संत घासीदास ने लोगों को सिखाया कि सतनाम की जाप करना चाहिए, मांस और मछली का परित्याग करना चाहिए और अहिंसा व्रत में दृढ़ रहना चाहिए। उनकी वाणी में संत कबीर के उपदेशों की ही ध्वनि गूंज रही है। यद्यपि कबीर पंथ और सतनाम पंथ मूलतः एक है, तथापि परंपरा के कारण यह एक दूसरे से पृथक हो गए। स्फुट रचनाएं। मध्य युग का तीसरा स्वर स्फुट रचनाओं का है। इस युग के अन्य कवियों में गोपाल, माखन, रेवाराम, लक्ष्मण और प्रहलाद दुबे के नाम उल्लेखनीय हैं। गोपाल कवि तथा उनके पुत्र माखन कवि रतनपुर के निवासी थे तथा कलचुरी नरेश राजसिंह के समकालीन थे। इनकी जैमिनी, अश्वमेध, सुदामाचरित, भक्ति चिंतामणि, छंद विलास नामक रचनाओं का उल्लेख प्रायः किया जाता है। यद्यपि गोपाल कवि ने समग्रतः छत्तीसगढ़ी में पद रचना नहीं की है तथा उनकी काव्य भाषाओं में छत्तीसगढ़ी का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार रेवाराम कार्यस्थ ने भी दशाधिक ग्रंथों की रचना की है। भोसला वंश प्रशस्ति के लेखक लक्ष्मण कवि का नामोल्लेख भी इस संदर्भ में किया जा सकता है, जिनके काव्य में अंग्रेजों के नृशंस अत्याचार का सर्वप्रथम आकलन हुआ है। तथापि सारंगढ़ निवासी प्रहलाद दुबे का कृतित्व इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि उनकी जय चंद्रिका में छत्तीसगढ़ी का प्रकृत स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। आधुनिक युग। छत्तीसगढ़ी का आधुनिक युग साहित्य की विभिन्न विधाओं के विकास के लिए बड़ा उर्वर सिद्ध हुआ है। यद्यपि इस युग में गद्य की भी विविध प्रकारों का संवर्धन हुआ है, तथापि काव्य के क्षेत्र में ही महती उपलब्धियां दृष्टिगोचर होती हैं। छत्तीसगढ़ी में नियतकालिक पत्रिकाओं का एकांत अभाव है। फलतः परिनिष्ठित छत्तीसगढ़ी के मान मूल्यों की स्थापना होने के बावजूद उसका व्यापक प्रसार नहीं हो पाया तथा छत्तीसगढ़ी के विविध गद्यकार परिनिष्ठित छत्तीसगढ़ी का प्रयोग न कर अपनी विशिष्ट आंचलिक भाषाओं में ही साहित्य सृजन करते रहे। द्वितीय प्रकाशक और प्रसार की सुविधाओं के कारण अनेक गद्य कृतियाँ आज भी अप्रकाशित पड़ी हुई हैं तथा समुचित सुरक्षा के अभाव में अनेक बहुप्रशंसित ग्रंथों की पांडुलिपियाँ भी विस्मृत के गर्त में विलीन होती जा रही है। फिर भी आगे छत्तीसगढ़ी साहित्य की उपलब्ध सामग्री के आधार पर छत्तीसगढ़ी के आधुनिक युग का विवेचन पद और गद्य की क्रमागत प्रकरणों में किया जाएगा। धन्यवाद।